Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point. Indian Economic Development NCERT. Chapter number one. Chapter number one जिसका हेडिंग ये है इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की सिचुएशंस के बारे में ये चैप्टर है। और आज हमारे लेक्चर 3 में हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल कंक्लूजन, यानी आजादी के समय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन था, यानी लोग क्या क्या करते थे हमारे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन था, एंड फाइनली कंक्लूजन पे डिस्कस करेंगे। और ये शुरू करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट के रूल्स के दौरान इंडिया में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था क्या था। Distribution of working persons across different industries and sectors showed little sign of change, मतलब कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिला। अंग्रेजों के आने से पहले जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसमें कुछ खासा बदलाव नहीं हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर के अगर हम बारे में बात करें तो द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, मैक्सिमम आबादी वर्किंग पॉपुलेशन जो है लगभग 100 में 70 से 75 लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम कर रहे थे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100 में से 10 लोग काम कर रहे थे और सर्विस सेक्टर में 100 में से 15 से 20 लोग काम कर रहे थे। सो दिस वाज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 70 से 75 लोग एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में थे, 10 लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, 15 to 20 लोग 100 में, एवरी 100 में 15 to 20 लोग वो जाकर के सर्विस सेक्टर में। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स, और दूसरे खास चीजों पे अगर हम नजर डालें तो वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, रीजन वाइज बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला। मद्रास प्रेसिडेंसी का अगर क्षेत्र के ऊपर ध्यान दे, जो आज हमारे तमिलनाडु, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस्ड, इसमें कुछ मिसिंग है। Bombay and Bengal witnessed a decline in the dependence of the workforce on agriculture sector with a commensurate increase in the manufacturing and the service sector. However, there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in states such as Odisha, Rajasthan and Punjab. तो रीजनल वेरिएशन ज्यादा देखने को मिला और खास करके मद्रास प्रेसिडेंसी का बात हो रहा है वहां पर। फिर फर्दर यहाँ पे ये बताया गया कि बंगाल और बॉम्बे और बंगाल यहाँ बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। बॉम्बे और बंगाल में, बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स पे, एग्रीकल्चर वर्कफोर्स पे बॉम्बे और मद्रास में डिपेंडेंसी कम होने लगा और वहीं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे लोग ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। यानी यूं कहा जा सकता है कि बॉम्बे और बंगाल में वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम हुआ, यानी लोग एग्रीकल्चर से निकल करके सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ गए। लेकिन दूसरी तरफ देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन द स्टेट्स सच एज उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब। लेकिन उसी वक्त उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में उल्टा सिचुएशन देखने को मिला, यानी लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को छोड़ करके कहां है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसको कहते हैं रीजनल वेरिएशन। तो ये था सिचुएशन वर्कफोर्स का। यानी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोग किस पे डिपेंडेंट थे ओवरऑल, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जिसमें 70 से 75% आबादी डिपेंडेंट थी, वर्कफोर्स के 70 to 75% लोग डिपेंडेंट थे। वहीं वर्कफोर्स के 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे और 15 to 20% लोग वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे, वहां डिपेंडेंट थे। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का। Under the colonial regime, basic infrastructure such as railway, port, water transport, post, and telegraphs did develop. कुछ तो जाहिर सी बात है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया है अंग्रेजों ने, चाहे रेलवे का बात करें, पोर्ट का बात करें, वाटर ट्रांसपोर्ट का बात करें, पोस्ट का बात करें, टेलीग्राफ का बात करें, ये सब डेवलप किए। लेकिन क्या इसका डेवलपमेंट के पीछे सच में इंडिया का डेवलपमेंट मोटिव था या मकसद कुछ और? However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people, but to subserve various colonial interests. असल में मकसद यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना नहीं था इंडिया के लोगों को, बल्कि मकसद ये था कि कॉलोनियल इंटरेस्ट, यानी अपना ब्रिटिशर्स का जो अपना हित था, अपना जो फायदा था, उस फायदे को ज्यादा से ज्यादा, उस फायदे के लिए
जो जो चीजें रिक्वायरमेंट थी, जिस किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत था, उनको उसमें उन्होंने डेवलप करा। Roads constructed in India prior to advent of the British rule were not fit for modern transport. ब्रिटिशर्स के आने से पहले अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन का बात करें तो वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए फिट नहीं थे। The roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India and drawing or raw materials from the countryside to the nearest railway station or the port to send these far away land and on lucrative foreign destinations. ये जो रोड्स जिसको बिल्ड किया था अंग्रेजों ने, मकसद उनका ये था कि आर्मी को समय रहते मोबिलाइज किया जा सके और रॉ मटेरियल्स को सही समय पे रेलवे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचा सके, नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंचा सके, ताकि इन रॉ मटेरियल्स को आसानी से इंग्लैंड भेजा जा सके या फिर किसी ऐसे लिबरेटिव डेस्टिनेशन पे, फॉरेन डेस्टिनेशन पे भेजा जा सके। There always remained an acute shortage, और हर समय एक्यूट शॉर्टेज देखने को मिला ऑल वेदर रोड्स का, यानी ऐसी सड़कें जहां पे आप सालों भर चल सकते हैं। जाहिर सी बात है, कहने का मतलब ये है कि बरसात के समय ही चेक होता है असल में रोड का सिचुएशन क्या है। अगर बरसात के समय रोड में रोड नहीं रह जाता तो वो ऑल वेदर रोड की कैटेगरी में नहीं आता। तो ऑल वेदर रोड का शॉर्टेज था टू रीच आउट द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में रूरल एरियाज तक पहुंचना काफी मुश्किल। Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities and famines. तो जाहिर सी बात है, अब अचानक से कहीं बाढ़ आ जाए या सुखाड़ आ जाए, ऐसे सिचुएशन जिसको हम नेचुरल फेनोमेना कहते हैं, तो इन नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, नेचुरल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसे जगह के लोगों ने और सफर किया। अगर ऑल वेदर रोड होते तो जाहिर सी बात है समय रहते उन तक जो है वो अगर कोई भी कैलामिटीज आ जाए तो उनको वहां से निकालना आसान हो सकता था, उनको फूड ग्रेन्स आसानी से उनके बुरे टाइम में पहुंचाया जा सकता था उन तक। तो चूंकि ऑल वेदर रोड की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो इन सब की वजह से कंडीशन अच्छा नहीं। The British introduced the railway in India in 1850 and this considered as one of their most important contribution. 1850 में रेलवे को डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और रेलवे ही उनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। The railways affected the structure of the Indian economy in two important ways. लेकिन इंडियन इकोनॉमी पे दो तरीके से रेलवे का इम्पैक्ट हुआ। On the one hand, it enabled people to travel long distance travel. एक तो ये कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे। अभी यहाँ से दिल्ली जाना जाहिर सी बात है कितना आसान हो गया रेलवे है। और सोचो एक टाइम पे जहाँ पे आपको बस तक की अवेलेबिलिटी ना हो, बसेज अवेलेबल ना हो, तो उस टाइम पे अगर रेलवे आ जाए और तो लॉन्ग डिस्टेंस कितना आसान हो गया, आसानी से समझ सकते हैं। एंड देयर बाय ब्रेक, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि ज्योग्राफिकल बैरियर टूटने लगा, कल्चरल बैरियर टूटने लगा। बिहार के लोग उड़ीसा, असम और कहां-कहां जाके रहने लगे, उसी तरीके से दूसरे जगह के लोग यहाँ आने लगे। तो जो कल्चर, जो एक ज्योग्राफिकल बैरियर था कि लोग एक ही जगह पर ज्यादातर रहते, वो अब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। और इसका इम्पैक्ट ये भी हुआ कि जो बिहार के लोग अगर दूसरे स्टेट के हैं तो अपना कल्चर भी साथ लेकर के गए, तो कल्चरल बैरियर और ज्योग्राफिकल बैरियर टूटा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इट फॉस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर व्हिच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी को कमर्शियलाइज किया गया, यानी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को कमर्शियलाइज किया गया। मतलब ये कि कमर्शियल क्रॉप्स को के उगाने की तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा। अब इससे रिजल्ट ये हुआ कि हमारे देश, हमारे गांव जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, उनका नेगेटिव इंपैक्ट हो गया, क्योंकि अब वो ऐसे प्रोडक्ट उगा रहे हैं जिनको उनको विदेश भेजना है और वो महंगा बिकेगा और उससे ज्यादा पैसा होगा। लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि लोग उस बोर्ड में जो है वो फूड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम हो गया। अब जाहिर सी बात है, आपको खाने के लिए तो आपको डिपेंडेंट, हर इंसान फूड पे डिपेंडेंट है, तो सेल्फ सफिशिएंसी पे असर हुआ इंडिया में। The volume of India's export undoubtedly expanded. अगर वॉल्यूम अगर बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ा, ज्यादा हुआ, लेकिन इसका बेनिफिट हमें नहीं मिला। Rarely accrued to the Indian people. अब जो बेनिफिट इंडियन पीपल को मिलना चाहिए था इस एक्सपोर्ट के एक्स्ट्रा अर्निंग का, वो नहीं मिला। The social benefits which, ये तो हो गया The social benefit which Indian people gained owing to introduction of railways. अब इन रेलवेज के इंट्रोडक्शन की वजह से सोशल बेनिफिट हमने क्या पाया, were thus outweighed by the country's huge economic loss. तो एक तरफ हमें सोशल बेनिफिट मिला, हम ज्योग्राफिकल
लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हुआ, अपना कल्चर हम जो है यहाँ से वहां लेके जा सके, कल्चरल मिक्सअप हुआ, तो ये सोशल बेनिफिट हमें जरूर मिला। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि यहाँ अपने देश में कमर्शियल क्रॉप्स ज्यादा उगने लगा और इसको आसानी से विदेश भेजा जाने लगा। इवन फूड क्रॉप्स को भी यहाँ से विदेश भेजना आसान हो गया, तो जिसकी वजह से हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो जो हम सेल्फ सफिशिएंट थे फूड ग्रेन्स के मामले में, वो सेल्फ सफिशिएंसी हमारा ना के खराब हो गया, जिसकी वजह से अपने ही मार्केट में चीजें महंगी होने लगी। तो एक तरफ हमें बेनिफिट मिला, सोशल बेनिफिट, और दूसरी तरफ हमारे सामने इकोनॉमिक लॉस था। तो इकोनॉमिक लॉस को अगर ध्यान में रखें तो ये जो बेनिफिट हमें मिला उसको, वो उस बेनिफिट का कोई अहमियत खास नहीं रहेगा। साथ ही साथ रोड्स और रेलवेज के डेवलपमेंट के अलावा कॉलोनियल डिस्पेंसेशन आल्सो टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। इनलैंड ट्रेड यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन और सी लेन्स को भी डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने। However, these measures were far from satisfactory, लेकिन ये जितना हो सकता था उससे काफी कम था। इनलैंड वाटरवेज का अगर हम बात करें, at times also proved uneconomical, यानी इनलैंड वाटरवेज जो थे, जैसे नहरें वगैरह जिनसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, अब वो इतने एक्सपेंसिव थे कि जाहिर सी बात है, एक तरफ आपको वही चीजों को दूसरे मोड से ले जाना सस्ता है, और दूसरी तरफ इनलैंड वाटरवेज से अगर वही चीजों को आप दूसरी जगह ले जाएंगे तो आपको ज्यादा कॉस्ट आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वो अनइकोनॉमिक हो जाता है। खास करके अगर एक एग्जांपल यहाँ पे लिया जाए तो कोस्ट कनल जो उड़ीसा कोस्ट का था, ऐसा वहां पर ये देखने को मिला। Though the canal was built at a huge cost, ये जो कनल, ये जो नहर था, काफी कीमत पे इसको डेवलप किया गया, काफी पैसे खर्च हुए, लेकिन रेलवे इसके कंपैरिजन में, रेलवे से गुड्स भेजना सस्ता था। तो अब जाहिर सी बात है, जब रेलवे से हम वही गुड्स भेज सकते हैं तो हम क्यों, तो उस टाइम पे लोग क्यों कोस्ट कनल का इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो कोस्ट कनल था वो इकोनॉमिकली अनवायबल हो गया, which soon transferred the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned। तो ultimately ये हाल हुआ कि जो नहर बनाया गया था व्यापार के पर्पस के लिए, उसके पैरेलल में जब रेलवेज ऑलरेडी सेटअप कर दिया गया तो फिर इसको छोड़ना पड़ा। The introduction of the expensive system of electric telegraph in India, इंडिया में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को सेटअप किया गया जो कि काफी एक्सपेंसिव था। सिमिलरली सर्व द पर्पस टू मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, बट ये यहाँ के पब्लिक के लिए कॉमनली नहीं था, बल्कि ब्रिटिशर्स ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सर्विस, खास के नाइगा सर्विस इंडिया में डेवलप सेटअप किया, इंट्रोड्यूस किया। पोस्टल सर्विस ऑन द अदर हैंड, अगर हम पोस्टल सर्विस का बात करें, डिस्पाइट सर्विंग ए यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। यानी हालांकि पोस्टल सर्विस तो काफी बेनिफिट करता है, आप लेटर लिख करके अपने बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, वो दूसरी जगह पे रहते, लेकिन ये पोस्टल सर्विस इनएडिक्वेट। आज लेटर भेजेंगे तो पता नहीं कब मिलेगा। अभी आप जो है फेसबुक ट्विटर के दौर में रह रहे हैं, तो आप अभी मैसेज सेंड करते हैं, रियल टाइम में आपका मैसेज वहां पहुंच जाता है, एंड दैट पर्सन रीड्स दैट मैसेज आल्सो। एट दैट टाइम पुराने दौर में ये नहीं था, वहां पर तो अगर आज लेटर लिख रहे हैं तो पता नहीं वो 1 महीना बाद मिलेगा कि 2 महीना बाद मिलेगा, और जवाब कब आएगा। दिस वाज द सिचुएशन। You will learn more about the present status of various infrastructure in chapter 8। चैप्टर 8 में हम लोग प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के बारे में बात करेंगे। ये तो बात हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर का सिचुएशन क्या था, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे पोर्ट्स हो, या इनलैंड वाटरवेज हो, या रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, वगैरह वगैरह। एंड में कंक्लूजन, ये जो हमने देखा इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल के समय इंडियन इकोनॉमी का जो सिचुएशन था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर को पढ़ा, इंडस्ट्रियल को पढ़ा, डेमोग्राफिक स्टेटस के बारे में जाना, फॉरेन ट्रेड के बारे में जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के बारे में जाना, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला। By the time India won independence, जब तक इंडिया आजाद हो सका, the impact of the 2 century long British colonial rule was already showing on all aspects of Indian economy। ये जो 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने जो एक्सप्लॉइटेशन किया, जब तक वो देश छोड़ करके जा रहे थे, हमारे देश बहुत इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बुरे हाल में आ चुका था, लुट चुके थे हम लोग बिल्कुल। जो सोने की चिड़िया कही जाती थी वो कंट्री, उसका स्टेटस बहुत बुरा हो चुका। The agriculture sector already saddled with surplus labor। एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर का तादाद काफी ज्यादा था, और प्रोडक्टिविटी भी वहां पर काफी कम देखने को मिला। इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहां पर तो मॉडर्नाइजेशन ही नहीं आया, डाइवर्सिफिकेशन, नई नई इंडस्ट्रीज ही सेटअप नहीं हुई, कैपेसिटी बिल्डअप भी नहीं हुआ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिला। फॉरेन ट्रेड, ऐसी बात है, वो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए फॉरेन ट्रेड किया गया, इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और फिनिश्ड प्रोडक्ट का इंपोर्टर बना कर। Infrastructure facilities, including the famed railway network, needed upgradation। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज था, चाहे वो रेलवे नेटवर्क क्यों ना हो, वहां पे अपग्रेडेशन का जरूरत था, एक्सपेंशन का जरूरत, पब्लिक ओरिएंटेशन का जरूरत।
Prevalence of rampant poverty and unemployment required welfare orientation. जो हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी का सिचुएशन था, इसकी वजह से हमें ऐसे पॉलिसी का जरूरत था जिसमें पब्लिक वेलफेयर पे खास फोकस हो सके। इन अ नटसेल, यानी अगर हम एक शॉर्ट लाइन में कह सके, द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द इकोनॉमी वर बिफोर द कंट्री वर इनॉर्मस। यानी अगर ओवरऑल हम बात करें एक लाइन में, तो ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने जिस टाइम पे इंडिया को छोड़ा, उस समय हमारे पास सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस भरे पड़े थे, सोशल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भरे पड़े थे, जिसको हमें डील करना था, वहां से निकाल के हमें कंट्री को इस लेवल पे लाना। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग कमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव वीडियोस के बारे में जरूर बताएं, मस्ट गिव योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।